बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को देखना है। कल मैंने इसकी जो बेसिक्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। आज हम कुछ देख लेते हैं जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने प्रपोज़ किया था। तो ये हैं वो लोग जिनकी वजह से आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, हम सबसे पहले इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये वैसे मैंने कल भी आपके साथ शेयर किए थे, फिर भी एक बार हम ज़रा इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी आपके पास एसिड वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है और बेस वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। दैट सिंपल। उसके बाद हमारे पास जी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऐसे सब्सटेंसेस को भी एसिड या बेस कंसिडर करता है जो आइंस की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो चार्ज स्पीशी होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। इसके अलावा हमारे पास आपके पास जो एक्वस मीडिया तक है, लिमिटेड नहीं है एसिड या बेसिस। जैसे कि हमारे पास आर्हीनियस कंसेप्ट में थी। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को ही कंसिडर कर सकते थे एसिड या बेसिस जो वाटर के अंदर प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल को रिलीज़ करते थे। तो ये जो लिमिटेशंस थी ये एलिमिनेट हो गई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जब अपना एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज़ किया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड हम डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास बिहेव कर सकती हैं बोथ एज एन एसिड और एज एन बेस, डिपेंडिंग अपॉन कि वो साथ में किसके रिएक्ट कर रही हैं। यानी कि आपके पास एक ही चीज़ को हम एसिड भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर उसके साथ जो चीज़ रिएक्ट कर रही है अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है तो हम जो है एक जो चीज़ है उसको एसिड कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रही है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो हम उसी चीज़ को बेस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इस पॉइंट से क्लियर होते हैं। यानी कि हमारे पास जो एसिडिटी और बेसिसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ है जी ये एसिड ही है। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये कि आपके पास कोई एसिड जो है वो डिपेंड करता है कि वो एसिड होगा या बेस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो दूसरी वाली चीज़ है वो क्या है। अगर तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास जिसको हम एसिड कह रहे थे वो बिहेव करेगा एज एन बेस, और अगर वो उससे ज़्यादा वीक एसिड है तो जो हमारे पास जो चीज़ जो हम कंसिडर कर रहे थे वो बिहेव करेगी एज एन एसिड। तो इस बात को ज़रा अपने माइंड में बिठा लें, ये एक मेजर अचीवमेंट है मेरे ख्याल से लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। अच्छा जी बेटा, इसके अलावा जो हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस का, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि वाटर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहेव करती हैं बोथ एन एज एसिड और एज एन बेस। अगर वाटर अपना जो प्रोटॉन है वो लूज़ करता है, आयनाइज होते हुए अपना प्रोटॉन जो है वो लूज़ करता है और आपके पास, तो हम कहेंगे कि डेफिनेटली जी क्योंकि वो प्रोटॉन लूज़ कर रहा है तो एसिड है। इसी तरह जब वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है तो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम कहेंगे जी ये अब बेस है। तो जो आपके पास वाटर है वो बिहेव करता है बोथ एज एन एसिड और एज एन बेस, तो इसलिए ये हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स का। बेटा कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स ये होते हैं जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड को कंसिडर करें, या आपके पास एक एसिड है, जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया। प्रोटॉन लूज़ करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट में ये एसीटेट आयन बनेगा। ये जो आपके पास एसीटेट आयन है ये अब ये एक बेस है जिसको हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बेटा वीक एसिड होता है तो जो उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी जो बेस होती है वो वीक होती है। सिमिलरली अगर वीक बेस होगी तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक होगा। और ये तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर है कि एसिड स्ट्रॉन्ग वो होता है जो रेडिली आयनाइज हो जाता है। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो वही होती है जो रेडिली आयनाइज हो जाती है, और जिनकी आयनाइजेशन पुअर हो वो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। तो एसिटिक एसिड आपके पास एक वीक एसिड है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपना जो है प्रोटॉन लूज़ करेगा, वाटर उसको गेन कर लेगा। अच्छा, क्योंकि वाटर जो है एक प्रोटॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास अब जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन चुका है। यहाँ पे ये एक बेस था क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को गेन किया है, ये वाला प्रोटॉन इस वाटर ने गेन किया है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो वीक बेस था, एज ए बेस एक्ट कर रहा था, इसीलिए उसने प्रोटॉन को गेन कर लिया। अब ये जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है ये एक एसिड है क्योंकि इसके अंदर अब ये एबिलिटी है कि ये जो इसने एक्स्ट्रा प्रोटॉन गेन किया इसको लूज़ कर दे, तो इसलिए ये आपके पास एसिड है। क्योंकि वाटर हमारे पास वीक बेस था तो इसलिए जो इसका जो एसिड बना हुआ है कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह हमारे पास ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड था, इसने वाटर के अंदर अपना प्रोटॉन लूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन लूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ये एक एसिड है और यहाँ पे अब ये जो एसिटेट आयन है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कोई ना कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके वो बेस होती है। तो यहाँ पे जी आपके पास एक बेस है, इसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस। क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड था तो ये अब आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा बेटा, ये जो बात है ये आपकी बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 133 पे, वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स प्रिसाइज फॉर्म में लिखे हुए हैं। एसिड बेस की डेफिनेशन दी हुई है लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की डेफिनेशन दी हुई है। मैंने यहाँ पे आपके साथ एसिटिक एसिड की एग्जांपल डिस्कस की है, आपकी बुक ने नाइट्रस एसिड की हुई है। तो आप भले जो कोई मर्जी याद कर लें, बस एक अच्छा सा नोट प्रिपेयर कर लें, जिसको अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन का, तो आप ज़रा 4-5 मार्क्स का लिख सकें। अक्सर औकात सिर्फ आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का ही नोट आता है सिर्फ, तो शॉर्ट की फॉर्म में, तो उसको आप 2-3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकें, इतना याद कर लें। और अगर सबकी आप अलग अलग डेफिनेशंस बना के एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह कोई एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो एक्सलेंट। अगर आप अपने नोट्स शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट या कोई बेटरमेंट की गुंजाइश है तो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट में हमारे पास है क्लासेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसिस, तो हम इनको देख लेते हैं। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड हमारे पास जो है 4 तरह के एसिड्स होते हैं। आपके पास या तो मोनोप्रोटिक एसिड्स होते हैं या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, इसी तरह मोनोप्रोटिक बेसिस या पॉलीप्रोटिक बेसिस। सबसे पहले हम मोनोप्रोटिक एसिड्स को देख लेते हैं। बेटा, ऐसे वाले एसिड्स जो सोल्यूशन के अंदर अगर सिर्फ एक प्रोटॉन को लूज़ करें तो इनको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। बस दैट सिंपल, इंतहाई सिंपल डेफिनेशन है इनके। ऐसे वाले एसिड्स जो एक प्रोटॉन को लूज़ करें उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, तो हम उनको कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे कि आपके पास हेलोजन एसिड्स हैं जितने भी हैं, चारों के चारों, HF, HCl, HI, HBr, ये सब। इसके अलावा ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे आपकी राइट साइड पे दिए हैं। जैसे कि आपके पास ये है HCl है, इसके अलावा आपके पास नाइट्रिक एसिड है, इसके अलावा एसिटिक एसिड है। ये सब आपके पास जो है मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, HI, HF, ये सब के सब। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड्स मतलब कि पॉली यानी कि फॉर मैनी, और प्रोटिक जो है ये प्रोटॉन से वर्ड ड्राइव किया गया है। तो आपके पास ऐसे वाले एसिड्स जो मोर देन 1 जो है प्रोटॉन जो है वो एलिमिनेट करें। जैसे कि ये यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड की एग्जांपल दी गई है, इसमें आपको हाइड्रोजन 2 नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों लूज़ करता है। तो आपके पास ये एक एग्जांपल है पॉलीप्रोटिक एसिड की। अच्छा बेटा, ये दोनों इक्वेशंस को आपने गौर से देखना है। इसमें ये वाला जो एसिड है आपके पास H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये तो है आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड, क्योंकि ये इसने एक ये वाला प्रोटॉन लूज़ किया है और ये दूसरा भी कर सकता है, ये वाला। अच्छा, अब अगर आप इस एसिड की अकेले की बात करें, ये जो आपके पास बायसल्फाइड आयन बना हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ बायसल्फाइड आयन, मेरी बात को ध्यान से सुन लें, अगर सल्फ्यूरस एसिड अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एसिड है, तो जी ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, या आप इसको डायप्रोटिक भी बोल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो 2 हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि सिर्फ बायसल्फाइड आयन या बायसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव, ये कौन से एसिड्स हैं, तो आपने कहना है कि जी ये मोनोप्रोटिक एसिड हैं, क्योंकि ये अब जो है सिर्फ एक प्रोटॉन लूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे इस सल्फ्यूरस एसिड का पूछा जाए तो ये आपके पास 2 प्रोटॉन को लूज़ करता है, और अगर सिर्फ बायसल्फाइड आयन का पूछा जाए तो ये आपके पास 1 प्रोटॉन को लूज़ करता है। बहरहाल आप इस इक्वेशन को इकट्ठा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दो यहाँ पे 2 लगाइए और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो जी ये आपके पास सिंपल जो है वो इक्वेशन बनेगी। के वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको वैसे दिए कि जी आप इनकी स्ट्रेंथ को ज़रा कंपेयर कर लें। अच्छा, नीचे ये जितनी आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ये सब के सब पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C, इसके अलावा आर्सेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड डायप्रोटिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड आपके पास ट्राइप्रोटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डायप्रोटिक होता है। इसी तरह फास्फोरस एसिड भी और फास्फोरिक एसिड भी दोनों आपके पास ट्राइप्रोटिक एसिड होते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा आपको। बेटा, आपने इनकी जब आप इसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मतलब मोनोप्रोटिक क्या होता है और पॉलीप्रोटिक क्या होता है। इसके अलावा एटलीस्ट एक एग्जांपल जिसकी आप इक्वेशन की टाइप में जिसकी आप आयनाइजेशन करके दिखा सकें, और इसके अलावा अगर थ्योरी में आप 2-3 एग्जांपल लिख दें तो एक्सलेंट, अदरवाइज़ 1 एग्जांपल इज़ एनफ। अच्छा जी, इसके बाद मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक बेसिस। बेटा, सिमिलरली जैसे ही हमने अभी मोनोप्रोटिक एसिड्स और बेसिस को मोनोप्रोटिक एसिड्स को पढ़ा है, इसी तरह हमारे पास मोनो एंड
पॉलीप्रोटिक बेसिस होती हैं। आपके पास मोनोप्रोटिक बेसिस वो बेसिस होती हैं जो सिर्फ एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, और पॉलीप्रोटिक बेसिस होती हैं जो आपके पास मोर देन वन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्जुगेट बेसिस लिखी हुई हैं, ये आपके पास सब की सब ऐसी हैं जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। जैसे कि ये सल्फेट आयन है, ये आपके पास आयनाइजेशन से बना है सल्फ्यूरिक एसिड की, और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के आयनाइजेशन से बना है तो इसका मतलब ये है कि अब ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये आपके पास हो गया पॉलीप्रोटिक। इसी तरह ये H2PO4 नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोटॉन इसने लूज़ किया है, ये फास्फोरिक एसिड से बना है, तो ये आपके पास एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो मतलब ये है कि ये आपके पास है मोनोप्रोटिक एसिड। बेसिस के केस में अगर वो चार्ज हो तो आपके लिए गेस करना बहुत इजी है, जितने आपके पास चार्जेस होंगे नेगेटिव उतनी वो वाली बेस होगी। जैसे अगर आपको ऊपर नज़र आ रहा है सल्फेट के केस में 2 नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली डायप्रोटिक, 1 नेगेटिव चार्ज है तो मोनोप्रोटिक। इसी तरह फ्लोराइड मोनोप्रोटिक। आपके पास ये जो है आपके पास एक और आपके पास बेस है ऑक्सैलिक एसिड की, तो ये आपके पास है जी एसिटेट आयन है ये, तो ये आपके पास मोनोप्रोटिक एसिड। ये आपके पास बायोकार्बोनेट आयन है, ये अगर एक और प्रोटॉन लूज़ कर देता और आपके पास सिर्फ कार्बोनेट होता तो यहाँ पे 2 नेगेटिव होता, फिर ये आपके पास पॉलीप्रोटिक बेस थी। लेकिन अभी ये बायोकार्बोनेट का एनायन है तो ये आपके पास मोनोप्रोटिक है। इस तरह ये जो आपके पास बेस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से बनी है, मतलब कि H2S गैस ने जब अपना एक प्रोटॉन लूज़ किया तो पीछे जो आपके पास रिमेनिंग है वो HS नेगेटिव है, तो अब ये एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसलिए मोनोप्रोटिक। इसी तरह ये जो आपके पास है ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड से बना है 2 प्रोटॉन लूज़ करने के बाद, तो ये अब आपके पास डायप्रोटिक है। बेटा ये और ये इसको आपने कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये दोनों में फ़र्क है। ये जो ऊपर वाला है आपके पास इसने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोटॉन लूज़ किया हुआ है, तो इसलिए ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये है आपके पास मोनोप्रोटिक। लेकिन जो ये वाली है जिसको अब हम स्टडी कर रहे हैं इसने 2 प्रोटॉन लूज़ कर दिए टोटल 3 में से, तो ये अब आपके पास डायप्रोटिक है यानी कि पोलोप्रोटिक। अमोनिया आपके पास मोनोप्रोटिक बेस होती है, एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है और अमोनियम आयन बनाती है। ये कार्बोनेट आयन आपके पास डायप्रोटिक है। इसी तरह सिमिलरली फॉस्फेट जो आयन है ये आपके पास ट्राइप्रोटिक है, या आप इसको पोलीप्रोटिक भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आर्हीनियस कंसेप्ट का कंपैरिजन दिया हुआ है आपकी बुक में लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के साथ, पेज नंबर 134 पे। ये आपने ऐसे पॉइंट्स बना के इतना शॉर्ट नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, वरना नंबर भी आपको इतने शॉर्ट ही मिलेंगे। आपने बिल्कुल ऐसे थ्योरी के फॉर्म में लिखना है जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। देख लेते हैं हम कि क्या हम एक एक पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जी आपके पास लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने हाइड्रोक्सिल की और जो प्रोटॉन की लिमिटेशंस थी उनको रिमूव कर दिया। मतलब ये कि आपके पास जो आर्हीनियस कंसेप्ट था वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एसिड वो स्पीशीज़ हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेसिस वो स्पीशीज़ हैं हाइड्रोक्सिल जो डोनेट करते हैं। तो लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया कि जी ऐसी वाली चीज़ें भी जो हाइड्रोक्सिल और डोनेट नहीं करती या जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल होता ही नहीं है, जैसे कि अमोनिया वगैरह, तो वो भी आपके पास जो है बेसिस हो सकती हैं। ये लास्ट वाले पॉइंट में भी जैसे कि ये अमोनिया है और ये ऑक्सोक्लोराइड का एक एनाइन है, ये भी आपके पास बेस हो सकते हैं, हालांकि इनके पास हाइड्रोक्सिल नहीं है। तो ये मेजर लिमिटेशन थी उसकी आर्हीनियस कंसेप्ट की, तो ये इसने एलिमिनेट कर दी। सेकेंडली बेटा हमारे पास जो आर्हीनियस कंसेप्ट है वो ये एक्सप्लेन नहीं करता था कि आपके पास अगर एक्वस सॉल्वेंट के अलावा कोई सॉल्वेंट हो तो उसके अंदर भी अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो वो एसिड है कि नहीं, वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अगर एक्वस सोल्यूशन में कोई सब्सटेंस अपना प्रोटॉन डोनेट करे तो जी वो सिर्फ हमारे पास एसिड होता है। तो कल मैंने आपको जब एक लिमिटेशंस के नोट्स प्रोवाइड किए थे आर्हीनियस के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर HCl जो है वो बेंजीन के अंदर तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, तो फिर अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस तो HCl एसिड ही नहीं है। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस थी वो रिमूव की आर्हीनियस ने। अच्छा, इसके बाद बेटा ये आपकी बुक में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, एसिड बेस्ड जो रिएक्शन है गैसियस फेज़ में, उनको एक्सप्लेन नहीं करता था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि अगर आपके पास HCl गैस का और अमोनियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन हो, HCl गैस का और अमोनिया का अगर रिएक्शन हो तो जो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है उसको एक्सप्लेन नहीं करता था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस न्यूट्रलाइजेशन होती है जब कोई प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आपस में कंबाइन करें। तो लेकिन यहाँ पे भी आपके पास HCl और अमोनिया आपस में कंबाइन कर रहे हैं और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह वाले जो रिएक्शंस हैं जिनमें वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, जो गैसियस फेज़ में हो रहे हैं, उनको आपके पास लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने
सॉरी, उनको आपके पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किए। अच्छा, बेटा ये सारी तो ठीक है लिमिटेशंस थी जो ओवरकम की लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने, लेकिन आपने एक बात माइंड में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जिस सब्सटेंसेस को भी एसिड या बेस हम कंसिडर करते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में भी वो एसिड या बेस ही होते हैं। मतलब कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के आने से ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको आर्हीनियस ने एसिड कहा और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग अब वो बेस हो गया हो, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अगर एसिड हैं तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड में भी वो एसिड ही हैं। जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे आर्हीनियस के वो ओवरकम किए हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने। आई होप आपको समझ आ गई होगी कोई भी जो आज का हमारा टॉपिक था। इसमें से अगर बेटा मैंने कुछ स्किप कर दिया हुआ है या अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।